गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसी ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी पॉलिटी की जो क्लास है, उस पॉलिटी क्लास में आप पहले चर्चा कर चुके हो किसकी, भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हम लोग पार्लियामेंट को पढ़ रहे थे और पार्लियामेंट में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, जैसे जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, संविधान क्या कहता है, 79 ये कहता है कि एक संसद होगी और उसके दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और तीन इसके क्या होंगे, अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसा तीन हमने अंग बताया इसके बाद हमने पढ़ा कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, क्या क्या निर्योग्यताएं होंगी, ये बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आगे उससे, जो भी आगे संसद को लेकर महत्वपूर्ण बातें हैं वो करेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए क्लास के साथ में। स्टार्ट करते हैं। हम योग्यता और निर्योग्यताओं की बात कर रहे थे, तो यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि जहां निर्योग्यताओं में आपने देखा दल बदल का दोषी है ना, एक स्थान से ही चुनाव जीत रखना पड़ता है उसको, दो स्थानों से अगर वो चुनाव लड़ सकता है अधिकतम, लेकिन अगर दोनों स्थानों से चुनाव जीतता है तो एक से इस्तीफा देना पड़ता है 1 माह के भीतर। ऐसे कुछ बातें थी, पागलबंदी वालियां नहीं होना चाहिए। ऐसी एक बात और की गई है इसमें कि अभी तक जो हमारा संविधान है उसमें ये जो पद है, सांसद जो हमारे हैं, इन सांसदों के लिए एक बात और की गई है, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है। समझ में आया होगा बात। शैक्षणिक योग्यता का मतलब कि आपका जो सांसद है, आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी चलेगा। यानी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, अंगूठा छाप हो सकता है। अगर पब्लिक चाहे लोकसभा को उसमें बहुमत दल का नेता चुन लिया जाए तो उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। भारत का सौभाग्य है कि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री आए वो इंटेलिजेंट ही आए हैं, अच्छे पढ़े लिखे ही आए हैं। लेकिन इसमें बाकायदा आपका जो उल्लेखनीय बात है कि कहीं भी शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है कि वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, कुछ बातें इसमें की गई हैं। तो यहाँ हम जो बात करने वाले हैं, सॉरी, तो डियर स्टूडेंट, बात यहाँ ये की गई है कि शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है। लेकिन देखिए, अभी आप लोगों ने सुना होगा स्थानीय शासन, और अभी चुनाव भी हो रहे हैं, जहां पे बचे हुए चुनाव थे, स्थानीय शासन में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है। शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है स्थानीय शासन में, जहां आपकी ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, आपका जो शहरी निकाय है, वहां भी क्या किया गया, स्थानीय शासन जो है उसमें योग्यता रखी गई है कि 8वीं या 10वीं या 5वीं पास होना चाहिए। ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कुछ राज्यों में। 13वां और 74वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद में कि गांव का सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे भारत में सांसद आपका अनपढ़ क्यों ना हो। तो बड़ी लोकतंत्र में बहुत विचित्र बात है कि अभी तक ऐसा है कि इनके लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया। आगे देखें, शपथ। सबसे पहले जो भी सांसद बनकर आएगा उसे साधारण भाषा में हम लोग सांसद कह सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, सांसद। अंग्रेजी में बोले तो उसको एमपी कह सकते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं, सांसद कह सकते हैं। इनको जो शपथ दिलाएगा वो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति ने शपथ दिलाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा भी इनको शपथ दिलाई जाती है। जैसे राष्ट्रपति, जब नई लोकसभा का गठन होगा तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देता है। प्रोटेम स्पीकर फिर क्या करता है, अन्य लोगों को शपथ दिला सकता है। तो अधिकृत व्यक्ति और अपने हस्ताक्षर से इनको क्या दे सकता है, शपथ दिला के वो एक नियुक्ति पत्र की तरह आप लोग ये कह सकते हो, शपथ पत्र देते हैं, उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति या उसके अधिकृत व्यक्ति के होते हैं। तो ये बात हमने करी कि जो शपथ है वो राष्ट्रपति इनको दिलाता है। इसके बाद देखिए आगे
संसद के सत्र कितने होंगे? संसद का सत्र या अधिवेशन जो होते हैं वो जो आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के बाद में करते क्या है, संसद में बैठकर कानून निर्माण करते हैं। तो संसद के सत्र कितने होते हैं? संसद के सत्र या अधिवेशन भी कह सकते हैं, अधिवेशन। तो देखिए यहाँ जो संविधान में प्रावधान है उसमें इसका आर्टिकल जो है वो है 85 में उल्लेख किया गया है कि संसद की अंतिम बैठक से अगली बैठक की प्रथम अगला सत्र, ऐसे करेंगे इसको, अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप क्या समझ सकते हैं, इस बात को समझे। देखिए आपकी जो संसद है या आपके जो लोकसभा है, मान लीजिए संसद का, मान लीजिए लोकसभा को अगर बैठक की बात करें तो उसकी अंतिम बैठक से लेकर अगला सत्र जब आएगा उसका, उस सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप या अंतर नहीं रहना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर देखें आप तो संसद की 2 बैठक तो होना जरूरी है साल भर में, 2 बैठक इस तरह से, देखिए साल भर में 2 बैठक होना जरूरी है इस तरह से। तो देखें तो आप तो देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग ये सोचिए, जैसे संसद का अभी आज जैसे 24 तारीख है, आप लोग 24 सितंबर है आज 2020, इसकी अंतिम बैठक हुई आज, मान लीजिए आज क्या हुआ, अंतिम बैठक है, आज अंतिम बैठक है, यानी आज सांसद वगैरह पार्लियामेंट में बैठे हैं और आज से सत्र अवसान हो गया, राष्ट्रपति ने सत्र अवसान कर दिया। सत्र अवसान करने के बाद में अगली जो मीटिंग होगी इसकी अगली इनके बीच में अगर हम लोग 6 महीने की बात करें तो 23 मार्च 2021 को सत्र बुलाया जाएगा, यानी उसकी पहली बैठक होगी। सत्र की पहली बैठक होनी ही चाहिए। देखिए आप 24 सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर आप लोग यूं करेंगे तो इनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बीच में अगर बुलाया जाता अच्छी बात है, कितने बुला रहे हैं वो अलग बात है कि राष्ट्रपति चाहे जब मीटिंग बुला सकता है, लेकिन न्यूनतम आप लोग कम से कम 2 बैठकें तो होनी चाहिए। वास्तव में व्यवहार में अगर देखें तो अभी तक जो है वो संसद की जो बैठकें हैं वो कितनी हो रही हैं। व्यवहार में अगर बात करें हम लोग तो व्यवहार में देखें तो सामान्यतः भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं, 3 बैठकें होती हैं, ये कह सकते हो सामान्यतः 3 बैठकें होती हैं। देखिए कब कब होती हैं, यहाँ हम लोग देखें तो सबसे पहले जो बैठक होगी बजट सत्र। कौन सा सत्र आता है? बजट सत्र आप लोग को पता है कि 28 फरवरी से लेके जो आपका हमारा जो सामान्य बजट आता है, हमारी जो देश की गवर्नमेंट है बजट पारित करती है, तो बजट सेशन होता है, बजट सत्र आपका फरवरी से मई तक, ये बजट सत्र हो गया, पहला हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी बजट सत्र के बाद में देखिए अब मई में खत्म हो गया, इसका मतलब अभी सितंबर चल रहा है, अभी आपको पता है अभी चल रहा था सत्र हमारा, तो ये मानसूनी सत्र कह सकते हैं, मानसूनी सत्र कह सकते हैं या मानसूनी सत्र कह सकते हैं, मानसून सत्र ही मान लीजिए। मानसून सत्र कब है? सितंबर से जुलाई से सितंबर, और एक लास्ट हम लोग बात करें तो शीतकालीन सत्र का वो सर्दी कब पड़ती है? नवंबर, दिसंबर। तो इसका मतलब बीच में क्या है? बीच में छुट्टियां तो आएंगी, तो
ये आपके 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं या अधिवेशन होते हैं, जिसमें पहला बजट सत्र में बजट वगैरह ये रखा जाता है। फरवरी से मई तक का ये सेशन होता है। उसके बाद में जून में हम लोग यहाँ कह सकते हैं छुट्टी हो गई संसद की, जैसे आपकी स्कूलिंग की होती है उस तरह से। फिर जुलाई से लेकर सितंबर, ये महीना, जुलाई और सितंबर वाला जो महीना है वो सामान्यतः अगर देखें तो बारिश का मौसम होता है, मानसून आता है और उसको मानसून सत्र के नाम से जाना जाता है। और तीसरा आप लोग माने तो शीतकालीन सत्र, शीतकालीन यानी सर्दियों में नवंबर दिसंबर में कड़ाके की ठंड होती है और उस समय सत्र बुलाया जाता है, यानी संसद चलती है और वो हमारे जो सांसद है वहां बैठकर देश की जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं, कानून निर्माण करते हैं, तो शीतकालीन सत्र। तो इस तरह से आप देखें 3 तरह के सत्र होते हैं और इन सत्रों में अगर बात करें हम, इन सत्रों को स्थगित करने, अधिवेशन करें, इन सत्रों को स्थगित करने का अधिकार किसको है? पीठासीन अधिकारी, उस सदन के पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कौन होगा? जैसे लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कौन होगा? राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। ये क्या करेंगे? ये पीठासीन अधिकारी किसके? उस सदन के। अरे संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ सत्र बुलाया जा रहा है, तो ये जैसे मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, तो इस बजट सत्र की अध्यक्षता तो करेगा ना, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा स्पीकर। कहाँ पे? लोकसभा में। राज्यसभा में कौन कर रहा है? सभापति। कौन होता है सभापति? राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। तो वो उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है और अध्यक्षता करता है। अब मान लीजिए किसी मामले को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है, किसी तरह से उनको लग रहा है कि अभी 2 दिन के लिए स्थगित किया जाए इसको, तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जो स्थगित करेगा वो सदन का जो पीठासीन अधिकारी व जो अध्यक्ष होगा, पीठासीन अधिकारी का मतलब यहाँ क्या अध्यक्ष से मतलब है, पीठासीन अधिकारी कह सकते हैं उसे। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का जो अध्यक्ष बोले वो कौन है? सभापति। वो उसको क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। लेकिन मान लीजिए इस सत्र का कंप्लीट रूप से, जैसे मैंने अभी कहा कि ये सत्र अब कब होगा? यहाँ पे मई में उसका सत्र अवसान करना है, तो सत्र अवसान जो करेगा, सत्र अवसान जो करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी आहूत भी कौन करता है? राष्ट्रपति। बुलाता भी कौन है? पहली बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। और आहूत भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्सेप्ट में अलग है। ये स्थगित कर सकते हैं कुछ समय के लिए और ये सत्र की पूर्णतः समाप्ति करेंगे, यानी सत्र अवसान करेंगे, वो राष्ट्रपति करेंगे। तो ये 2 शब्द है, आपको ध्यान रखना है। स्थगित शब्द आएगा तो पीठासीन अधिकारी यानी उसका हुआ है, और अगर हम लोग सत्र अवसान की बात करें तो वो वहां पर हम कहेंगे किसको? राष्ट्रपति को यहाँ पर संबोधन करेंगे। इसके बाद देखिए आगे गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि आपकी जो संसद है, आपका जो सदन है वो कैसे चलेगा, इसके लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? गणपूर्ति या कोरम भी कहते हैं। तो देखिए गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम सदन की वह न्यूनतम संख्या है जिससे उस सदन को वैधानिकता प्राप्त होती है। अब देखिए यहां आप इसको समझ लें
संख्या है जिसकी या कह सकते हो जिसकी उपस्थिति से उस सदन की वैधानिकता प्राप्त होती है, यानी उस बैठक माना जाए उसको। जैसे यूं समझे आप लोग कि कोई व्यक्ति है, और अगर हम लोग संसद का सत्र चला रहे हैं, उसके बाद पहली बैठक हो रही है, उस पहली बैठक में कितने लोग होंगे तब हम ये माने कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी आज की बैठक को क्या माना जाए, बैठक हुई है। जैसे आपकी क्लास को लीजिए आप, जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों में 10 बच्चे आते हैं या 20 बच्चे आते हैं तो उसको हम लोग क्लास मान सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 ही बच्चे आए तो हम लोग उसको क्लास नहीं मान सकते। तो यहाँ हम देखने की बात यह है कि हम वैधानिकता की बात ये करें कि कितनी न्यूनतम संख्या है जिसकी वजह से ये माना जाए कि क्लास वैलिड है। इसी तरह सदन की बात करें तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए, तो सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति को हम क्या मान सकते हैं, वैधानिकता मान सकते हैं। तो वैधानिकता में हम क्या माने, जैसे मान लीजिए आपकी लोकसभा है, अब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए, ये इसकी वैधानिकता है। तो अब लोकसभा में आपको पूछा जाए तो मान लीजिए 545 है, 545 का 10वां भाग कितना होगा, 545 का लगभग कितना हो गया, 55। तो अगर लोकसभा की क्या बैठक करनी है आपको तो उसमें कम से कम 55 सांसद उपस्थित होना ही चाहिए, तब उसको वैधानिकता प्राप्त होगी कि मीटिंग सक्सेस है यानी मीटिंग हुई है। अगर आपके पास में 50 लोग हैं तो आप लोग उसको मीटिंग नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है ना कई बार, जैसे कि आपके सांसद हैं, आप जिस पार्टी की सरकार है और उसमें से 50 लोगों को बुला लिया और किसी भी कि भाई आज की बैठक तो हो गई, कोई नहीं आया, इस तरह की कोई बात हो सकती है। तो इसको वैधानिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 55 है। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो 543 का 10वां भाग होगा तो वही 55 के आसपास आएगा। तो यहाँ हम लोकसभा में 55 सांसद होना जरूरी है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो आपकी गणपूर्ति है वो कितनी होगी, 245 का 10वां भाग, 245 का 10वां भाग कितना होगा, कह सकते हो आप लोग 25 सांसद। 25 सांसद अगर आपके वहां उपस्थित हैं, इसका मतलब उसको तो ये गणपूर्ति या आप जो कोरम है उसकी बात करें तो सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति से उस सदन को क्या मिलती हो, वैधानिकता प्राप्त होती हो, वैलिड होता हो, तो वह उसका उस सदन का 10वां भाग। किसी भी सदन की बात करें, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही आप लोग विधानसभाओं में करें, राज्य विधानसभाओं की बात करें तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। राजस्थान में अगर आप बात करें तो वैधानिकता प्राप्त करने के लिए क्या है, 200 का 10वां भाग 20। ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम लोग इसकी जो वैधानिकता आपको समझ में आ गई। इसके बाद संसद की लैंग्वेज की बात करें तो संसद की लैंग्वेज क्या है, यानी लैंग्वेज का मतलब भाषा। लैंग्वेज यानी भाषा, संसद की भाषा। तो यहाँ पर सामान्यतः अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बोलने की जो भाषा है, कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन पीठासीन अधिकारी जो वहां का पीठासीन अधिकारी है, अगर कोई मान लीजिए कोई सांसद अपनी मातृभाषा में बात कहना चाहता है, यानी ऐसे कह सकते हो आपको उसको अंग्रेजी और हिंदी नहीं आती, जैसे आपने देखा ना शैक्षणिक योग्यता तो है ही नहीं, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या हो सकता है वहां पहुंच सकता है संसद में, और उस संसद में गया है तो कुछ तो बोलेगा, थोड़ी 5 साल तक बैठा ही रहेगा। तो उसको कभी बोलने का मौका मिल गया तो उसको अंग्रेजी हिंदी नहीं आती, या साउथ का है या और कहीं से है, तो उसको उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जा सकती है। किसके द्वारा, जैसे लोकसभा में लोकसभा अधिकारी जो आपका अध्यक्ष होता है, पीठासीन अधिकारी,
वो कह सकता है कि आप अपनी मातृभाषा में, तो दूसरे लोग कैसे समझेंगे? वहां अनुवादक होते हैं, तो वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके बाकी लोगों को समझा सकते हैं कि सिर्फ अमुक व्यक्ति ने, सांसद ने, हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने ये बात कही है, तो मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति वो दे सकता है, ऐसा भी किया गया है। आगे देखिए, इसके बाद में हम बात करें, संसद की भाषा होगी, उसके बाद मंत्री और जो महान्यायवादी हैं उनकी अधिकार क्या होते हैं। मंत्रियों के और महान्यायवादी के अधिकार। सबसे पहली तो बात यह कि संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं। कौन? ये दोनों ही भाग ले सकते हैं। अब देखिए, मंत्री बना है, वो मंत्री किसी एक सदन का सदस्य है, दोनों का तो हो ही नहीं सकता ना। जैसे ये लोकसभा का है और वहां से मंत्री बना, तो वो राज्यसभा में क्या कर सकता है? बोल सकता है, अपनी बात भी ले सकता है। ये मंत्री को छूट दिया गया है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति होता है महान्यायवादी। ये महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, जो कि एक तरह से न्याय का अधिकारी होता है। गवर्नमेंट को न्याय की जो सलाह है वो देता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये न तो कोई सांसद होता है, न जनता के द्वारा चुनाव होता है, न राज्यसभा का सदस्य होता है। ये महान्यायवादी है, केवल एक तरह से लीगल एडवाइजर है, किसका? गवर्नमेंट का। लेकिन इसे दोनों सदनों में बोलने का और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। वहीं मंत्री को मतदान करने का अधिकार तो है, लेकिन जिस सदन का वो क्या है? सदस्य है। जिस सदन का वह सदस्य है, उसमें वो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। जैसे लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में मतदान कर सकता है, बोल सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में बोल सकता है, लेकिन उसे मतदान उसी सदन में करेगा जहां उसका वो सदस्य है। जबकि आपका, मैंने कहा, महान्यायवादी है, वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो न तो लोकसभा का सदस्य होता है, न राज्यसभा का, लेकिन वह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, दोनों सदनों में बोल सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो वो व्यक्ति कौन है? महान्यायवादी है। और महान्यायवादी जो है वो दोनों सदनों में बोल सकता है, भाग ले सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो आर्टिकल आपका इससे संबंधित जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 88 जो आर्टिकल है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी से हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। शायद आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, बार बार रिपीटिशन करें आप लोग। कल हम संसद की बाकी जो बातें हैं वो करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को शायद समझ में आया हो।